बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। पाकिस्तान का माहौल थरथल्ली ज़्यादा हो चुका है हर जगह से। अब थरथल्ली वाली और शेकिंग न्यूज़ जो है वो आ रही हैं। एक होती है ब्रेकिंग न्यूज़, एक होती है शेकिंग न्यूज़। अब शेकिंग न्यूज़ आ रही, मैंने आपको पहले बताया था कि आहिस्ता 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 जैसे शेर आया शेर आया शेर आया का वक्त आया तो चीज़ों में थरथल्ली आनी है। जैसे जैसे कैदी नंबर 804 के दिन बढ़ते जाएंगे जेल के अंदर, मजीद थरथलियां और शॉकिंग न्यूज़ आती जाएंगी। शॉकिंग नहीं, शेकिंग न्यूज़ है ना, ब्रेकिंग न्यूज़ के बजाय शेकिंग न्यूज़ आती जाएगी। तो यही ढेर सारी शेकिंग न्यूज़ लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि शेर के आने की तारीख की अनाउंसमेंट दी गई है जी 21 अक्टूबर। अब 21 अक्टूबर जैसे जैसे करीब आती जा रही है वैसे वैसे प्लान भी सामने आता जा रहा है, वैसे वैसे मजीद और चीज़ें भी अनफोल्ड होती जा रही हैं। तो भाई जो नवाज शरीफ का प्लान है, उनका ट्रैवल प्लान, उनका जेल जाने का प्लान, उनका जो तकरीर का प्लान, जो सारा प्लान है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसके अलावा जी बड़ी खबर आई है और ताज़ा खबर आई है। बड़ी खबर और ताज़ा खबर ये है कि इमरान खान कैदी नंबर 804 सब पर बाजी ले गए हैं। अब आपको ये खबर पसंद नहीं आनी, पर ये सच्चा है, वो बाजी ले गए हैं भाई, सबसे आगे हैं वो। किस चीज़ में सबसे आगे हैं ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और जाहिर सी बात है, नवाज शरीफ का हम जिक्र करें, हम जरदारी साहब का जिक्र ना करें, ये गलत हो जाएगा। पहले ही पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना ये जो चीज़ हो रही है ना कि पहले इत्तेहादी फिर लड़ाई, फिर इत्तेहादी फिर लड़ाई, सो ये मैंने भी अपनी इस वीडियो के अंदर बैलेंसिंग एक्ट करना है। आपको मैंने खबर देनी है और वो खबर ये है कि जी जरदारी साहब हाजिर हों। क्या है खबर? जरदारी साहब हाजिर हों। कौन उनको हाजिर कराना चाहता है ये सब मैं आपको डिटेल्स इसमें बताऊंगी। लेकिन जो थरथल्ली, जो शेकिंग न्यूज़ आपको पाकिस्तान के माहौल में नजर आ रही है, सुनने को मिल रही है और मजीद आने वाले दिनों में ये मजीद बढ़ती जाएगी, उसका आगाज हम चीफ इन एक्शन से कर लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है, हमारे आर्मी चीफ हैं और हमारे आर्मी चीफ जब इतने एक्टिव होंगे और इतने एक्शन में नजर आएंगे तो खबर तो बनती है। अच्छा, बाकी चीफ्स के मुकाबले में, यानी बाजवा साहब के मुकाबले में, अगर मैं रिसेंटली उनका कंपैरिजन करूं, या राहील शरीफ साहब के मुकाबले में, जो जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्टिवनेस है ना, और जो इनका फोकस है, बेसिकली जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है कि भाई सबको फिक्स करना है, सबको फिक्स करना है। हर चीज़ टूटी फूटी बिखरी पड़ी हुई है, उस सबको इकट्ठा करके जिसकी मुरम्मत करनी है उसकी मुरम्मत करनी है, जिसको नए सिरे से बनाना है उसको नए सिरे से बनाना है। सो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है जो कि वैसे तो पिछले 6 सालों से शुरू हुआ है। यानी कब से शुरू हुआ है? जब से नवाज शरीफ को मुझे क्यों निकाला करके निकाला गया था, उसके बाद से लगभग 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों को कोशिश की गई कि पाकिस्तान को किसी तरह चलाया जाए, लेकिन इससे पहले जनरल आसिम मुनीर, मैं बड़े वसूख से आपको बता रही हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब से पहले जितने भी आर्मी चीफ इस 6 साल के टेन्योर में थे, जो भी थे आर्मी चीफ, ठीक है, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। ना जनरल फैज की नीयत ठीक थी, इमरान खान की तो नीयत ठीक ही नहीं थी ना, उसने तो नीयत की ही नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि मैं वजीर आजम बनूं, जैसे भी करके बनूं, और मैं वजीर आजम बन करके सबको यूज और अब्यूज करूंगा और सबसे बदला निकालूंगा। और उसने अपने ये एजेंडे पे काम किया, बाकी किसी का एजेंडा पाकिस्तान के लिए नहीं था। अब जब जनरल आसिम मुनीर साहब ये बातें कर रहे हैं ना, ये जो भी काम कर रहे हैं, जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ, आपको पता है कि सबके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, हर एक के ऊपर जो है अभी डंडा चल रहा है। भाई अगर इससे पाकिस्तान बेहतर होता है तो वाई नॉट, वाई नॉट। आप भी कहेंगे अगर इससे पाकिस्तान वाकई बेहतर होता है, आम आदमी को खाने के लिए रोटी मिलती है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत मिलती है, गुर्बत खत्म होती है, पाकिस्तान अगर तरक्की की तरफ जाता है तो वाई नॉट। और अगर इस चक्कर में इनकॉम्पिटेंट लोग, चाहे वो पता क्या हमें बताया गया था कि सबसे बड़ा जो क्राइम है ना वो करप्शन है। वो तो है, करप्शन 2 नंबरी तो है ही गलत, लेकिन जो इनकॉम्पिटेंस है, यानी गलत आदमी एक जगह पे जिसको लगा दिया गया, यानी एक, आप खुद ही देखें एक आर्मी चीफ कितना मैटर करता है। एक बाजवा साहब थे जिनका काम ही साजिशें करना, पहले नवाज शरीफ को निकालना है, फिर इमरान को लाना है, फिर इमरान खान को निकालना है, फिर शहबाज शरीफ को लाना है, ठीक है, और फिर आखिरी दम तक वो तो मतलब उनकी माशाल्लाह इज्जत अफजाई इतनी हो गई, इतनी उनको जिल्लत सहना पड़ी, इतनी वो बदनाम हो गए थे कि वो खुद ये ख्वाहिश कर रहे थे आखिरी दिनों में कि हाय मैं किसी तरह गुमनामी की जिंदगी गुजारूं। वो इसीलिए ख्वाहिश कर रहे थे, वरना अगर वो इतने बदनाम ना होते
उन्होंने तो आगे शहबाज शरीफ साहब को हटा के अगला भी कि जी काकड़ साहब को भी मैं ले आऊं और अगले को भी मैं ले आऊं और मैं बस ताहाल फॉरएवर रहूं। लेकिन सदा बादशाहत सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो अब जब आसिम मुनीर साहब आए हैं तो इनके आने से हलचल हुई ना, पता चला। और मैं बार बार आपको बताती हूँ, इसलिए इनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इनके पास कोई बंदा ही नहीं है ब्लेम डालने के लिए। बाजवा साहब के पास नवाज शरीफ भी थे ब्लेम डालने के लिए, ए सारा कम नवाज ने किया, ए सारा कम शहबाज ने किया, ए सारा कम इमरान खान ने किया, ए सारा कम शाहिद खान अब्बासी ने किया, ए सारा कम अनवारुल हक काकड़ ने किया। मतलब मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ, उनके पास 2 बंदे थे। आसिम मुनीर साहब के पास कोई नहीं है ब्लेम डालने के लिए। जो भी हो रहा है, जब तक इलेक्शन नहीं होते और जब तक वजीर आजम नहीं आते वोटों के जरिए, तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल एंड वन पर्सन मेक्स अ लॉट ऑफ चेंज। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आया ना बंदा, खड़ाक का बंदा आया है, नजर आ रही है ना, चंद दिनों के अंदर हलचल आपको होती हुई नजर आ रही है। एनीवेज जी, जो चीफ इन एक्शन है आर्मी चीफ की गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की है कि वो गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाई जारी रखेंगे। यानी आर्मी चीफ ने लाहौर आए वो एक हंगामी दौरे के ऊपर, और जाहिर सी बात है यहाँ पर उनका मीटिंग थी और एपेक्स कमेटी इजलास था, और एपेक्स कमेटी इजलास को उन्होंने ना सिर्फ अटेंड किया, फिर उसके बाद जो सारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे और जो बाकायदा ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आ जाती है, और वो प्रेस रिलीज आई भी, लेकिन उसकी जो लुब्बे लुबाब है उस प्रेस रिलीज का वो ये है कि आर्मी चीफ ने सबकी टलियां खड़काई हैं। ही इज इन एक्शन, और वो एक्शन में ही रहने वाले हैं जब तक पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतरी की तरफ नहीं जाते। एक तो मैंने आपको ये खबर बताई, ठीक है, हो गया जी ये चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जी फारूक हबीब साहब, उनको कल रात यानी बेसिकली परसों रात, कल अर्ली मॉर्निंग परसों रात ये खबर आई कि भाई रहनुमा जो है फारूक हबीब साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, अब गिरफ्तार उनको गवादर से किया गया, और PTI के जो रहनुमा है फारूक हबीब, उनके भाई और 4 साथियों को गवादर में घर से गिरफ्तार किया गया। फारूक हबीब के भाई ने उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। फारूक हबीब, ये जब तक मैं वीडियो कर रही हूँ उनको 48 घंटे हो चुके हैं और अभी तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फारूक हबीब, उनके भाई और 4 साथियों को पंजाब पुलिस के एहलकार गवादर में उनके घर से साथ ले गए। अदालत फारूक हबीब और उनके साथियों को बाजियाब कराए। इससे पहले उस्मान डार, शेख रशीद का वैसे कुछ नहीं, हालांकि वैसे शेख रशीद का PTI से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बंदे की पूरी पार्टी है, जैसे पूरी पार्टी खत्म हो गई, उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। जो ये बाजियाब वाला जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, ये आजकल फैशन बन गया, ठीक है, और वो इसलिए फैशन बन गया क्योंकि फारूक हबीब साहब का, वैसे मैं आपको बताऊं, उनका ताल्लुक, ही इज एक्चुअली फ्रॉम फैसलाबाद, और फैसलाबाद से पता नहीं गवादर कैसे गए, छुप कर गए, फ्लाइट में गए, सुरंग के जरिए गए, मुझे नहीं पता। वहां पर काफी हद तक ये अंडरग्राउंड रहे, और फिर उसके बाद जी अब पकड़ लिया उनको, और अब पता नहीं वो किधर हैं। लेकिन जब मैं फैशन की बात करती हूँ ना, फैशन इसलिए बना है क्योंकि फारूक हबीब साहब के गवादर से गिरफ्तार होने के बाद अदालत में उनको पेश नहीं किया गया, लेकिन उमर अयूब खान साहब हैं, एक साबिक फौजी के आगे ग्रैंडसन, उन्होंने फौरन अपने ट्विटर के जरिए, ये ट्वीट उनकी चल भी रही है, इमीडिएट अलर्ट नंबर 1, फारूक हबीब मिनिस्टर ऑफ स्टेट President PTI West Punjab has been abducted by unknown people a short while ago. Unknown people अभी तो बता रहे थे कि जी आप फारूक हबीब को जो पंजाब की पुलिस है वो अरेस्ट करके लेके गई है, अभी ये unknown people हो गए। The rising trend of abductions of PTI leader is condemned in the strongest words possible. Leaders are abducted and then made to record statements of leaving PTI and Imran Khan. अच्छा, अभी तो इनको पता नहीं है कि फारूक हबीब साहब किधर है, तो इनको ये कैसे पता है कि फारूक हबीब के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, PTI को और इमरान खान को छोड़ें। बाकी जो लोग PTI के एब्डक्ट किए गए हैं बकौल उमर अयूब साहब के, उनकी एब्डक्शन उन्होंने फारूक हबीब की एब्डक्शन के साथ कैसे जोड़ दी, ये भी आप हमें बताएं। तीसरी चीज वो कह रहे हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ। हाय हाय हाय, मां सदके जाए, डेमोक्रेसी,
रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ की ये शख्स बात कर रहा है जिसका नाम है उमर अयूब खान, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। किस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है? इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। किस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है? उस तहरीक इंसाफ से है जिसके टाइम पर जनरल बाजवा, जनरल फैज और आसिफ गफूर का तूती बोलता था। आसिफ गफूर साहब को भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। उसकी वजह यह है क्योंकि भाई ये जो पूरी चल रही है ना, ये फैजाबाद धरने वाले पूरे मामले, इसके अंदर अगर आप अबसार आलम साहब जो कि उस टाइम पर बेसिकली पेमरा के चेयरमैन थे, अगर आप उनकी बातें सुने, वो जितने दुखी और जितने नक्को नक थे ना ये बाजवा, फैज, आसिफ गफूर साहब से, और वो इसलिए थे क्योंकि इमरान खान इतने डम, इतने इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन, इतने इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर थे कि उन्होंने इन तीनों को, बाजवा को, फैज को, आसिफ गफूर को, वो सब करने दिया। मीडिया के ऊपर कदकन लगाना, गुंडागर्दी करना, केबल ऑपरेटर्स के दफ्तरों में जाकर के कहते थे तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। जी हां, अबसार आलम साहब ये कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज होती थी जनरल फैज के अंडर लोगों की, जो जनरल फैज के अंडर जितनी भी टीम थी वो ये बातें करती थी कि तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। मैं तो कहती हूं ऐसे लोगों ने हमारे इदारे को बदनाम किया है। इतना बुरा इदारा नहीं है ये, बड़ा अच्छा इदारा है, लेकिन बुरे लोग आ गए ना, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये सारे काम इमरान खान के दौर में हुए, इसी उमर अयूब खान के दौर में हुए, जो अब ये ट्वीट करके जी बता रहे हैं डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ नहीं है। इज दिस हाउ द इलेक्शन कमीशन विल इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड? इलेक्शन कमीशन? आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं? आपके लीडर ने, फवाद चौधरी ने, सब ने, आपकी पूरी पार्टी ने मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की आत्मा रोल दी थी भाई, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। जब हम ये बातें करते थे कि ना करो, ये ना करो, ये आपको भुगतना पड़ेगा, तब हम आपको जहर लगते थे। तब तो इंक्लूडिंग फारूक हबीब ऑल्सो। फारूक के साथ मेरा पर्सनल ताल्लुक भी बहुत अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ प्रोग्राम्स करते रहे हैं। बल्कि चले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जिस बीच में अब खैर मुझे अब ये पता चला है कि क्योंकि उनको गवादर से पकड़ा गया, मुझे अब पता चला कि वो गवादर में थे, वो मेरे साथ ऑन एंड ऑफ किसी ना किसी तरह राब्ते में थे। उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे डिसअपेयरिंग मैसेजेस ऑन किए हुए थे, और कोई बड़ी हलचल होती थी ना, कोई मैसेज आ जाता था, कोई फीडबैक आ जाता था किसी शो के ऊपर, तो फारूक हबीब साहब के साथ ताल्लुक है। और जब वो मिनिस्टर बने उसके बाद फारूक हबीब साहब ने बड़े बड़े चैनल्स, बड़ी बड़ी स्लॉट्स पे जाना शुरू किया। मुझे, मेरे शो को, और मुझे कभी कभी वो टाइम दे देते थे, बड़ी उनकी मेहरबानी, जितना भी टाइम देते थे हम उनसे जितना भी निकाल सकते थे। बट उस टाइम पर फारूक हबीब साहब भी ऐसे थे कि जैसे वो तो कभी जाने नहीं वाले, उनसे तो उनकी मिनिस्ट्री कभी नहीं ली जाने वाली। उसके बाद जी आगे क्या लिखते हैं, विल द इलेक्शन बी अ फार्स, विल अ लिस्ट ऑफ पीपल डीम्ड अप्रोप्रिएट बी सिंपली इशूड बाय द ईसीबी? फार्स, इलेक्शन फार्स की बात कर रहे हैं, जो खुद आरटीएस की पैदावार हो, वो चौथे नंबर पे पॉइंट ट्विटर पे लिख रहा है कि विल इलेक्शन बी अ फार्स। आरटीएस बैठने वाले इलेक्शन से बड़ा फार्स और क्या होगा? आगे जी, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब शुड टेक इमीडिएट नोटिस। हाय 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 हाय, इसे कहते हैं वक्त का पहिया घूमना, कि जिस काजी फाइज ईसा को पूरी पीटीआई निकालना चाहती थी, रोकना चाहती थी कि ये जुडिशरी से ही बाहर निकल जाए, ये जज ही ना रहे, इसको कभी मौका ना मिले सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का, इसको बाहर निकालो। आज उसको पॉइंट आउट करके कह रहे हैं जी शुड टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ एब्डक्शंस एंड एवरीथिंग। तो ऑफ कोर्स उमर अयूब साहब जो हैं वो काजी साहब से कोई भी मुतालबा कर सकते हैं, क्योंकि बंदयाल साहब से तो जो उन्होंने मुतालबे किए थे, बंदयाल साहब ने तो पूरा नहीं किए। सो एब्डक्शन, अगवा गलत काम है, अदालतों में पेश होना चाहिए, आप बिल्कुल अदालतों में पेश करें। लेकिन जब आपके दौर के अंदर ये काम आप कर रहे थे, आपकी नाक के नीचे कर रहे थे, तब तो आप लोगों को कहते थे, इमरान खान साहब खुद कहते थे वीडियोस बनाओ अगलों को चुकवाने की, अगलों के ऊपर टॉर्चर करने की, और वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं देखना चाहता हूं। और ये जो ट्राइका था ना, इमरान खान, बाजवा, फैज और आसिफ गफूर को भी इसमें बीच में आप शामिल कर लें, ये सारे मिल करके ये सब किया करते थे, वीडियोस बना के टॉर्चरिंग की, उठाने की, है डराने की, धमकाने की, टांगे तोड़ देंगे, ये धमकाने की जो वीडियोस हैं, ये सारी इमरान खान को भेजा करते थे अपनी ईगो की तस्कीन के लिए। आज ये लोग बातें कर रहे हैं जी, लेकिन मैं तो फिर भी दुआ करूंगी, भेज दें भाई फारूक हबीब साहब, जिनके भी पास हैं, भेजें उनको, अदालत में पेश करें। खाम खा क्यों इनको हीरो बनाना है? पता चले जी फारूक हबीब साहब ने भी 9 मई के वाकयात के अंदर क्या झंडे गाड़े हैं और उन्होंने क्या किया। दूध का दूध, पानी का पानी, आवाम के सामने रखें ये चीजें, ये रखें, ताकि लोगों को पता चले कि हम जिस टाइम पर बातें किया करते थे वो ठीक थी और ये गलत, ये रॉन्ग नंबर है, लोग ये विलन है भाई, ये लोग विलन है। अच्छा जी, ये तो हो गई जी फारूक हबीब साहब की बात।
और हमने आर्मी चीफ साहब का इनएक्शन भी डिस्कस कर लिया। फारूक साहब की बात हो रही तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इमरान खान साहब की बात ना करें। ये वैसे अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए, तो आप, क्योंकि इमरान खान साहब हैं छोटे ज़हन के छोटे आदमी। मैं खबर दे देती हूँ, पीटीआई की जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है, जितनी भी कौमी यूथ है, वो इस खबर के ऊपर खुश हो जाए। लेकिन जहां से मैं देख रही हूं, मैं आपको बताती हूं कि इमरान खान कितना बड़ा विलन, इस गैंग का सरगना। ये जो गैंग था, एक तो पिंकी पीरनी का लुटेरा गैंग है ना, एक गैंग था ये बाजवा, फैज, इमरान खान, इनका जो ट्राइका है, इनका जो सरगना है ना, मैं इसलिए सरगना कह रही हूं क्योंकि इमरान खान ने ये करवाया है जो इतने सालों में कोई आर्मी चीफ नहीं कर सका, कोई फौज नहीं कर सकी, वो इमरान खान ने करवाया, इनके हाथों खेलकर, अपनी ईगो को तस्कीन पहुंचा करके, और खुद ये छोटा सा छनछना लेकर के खुश हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, सर्वे हुआ है, गैलप का सर्वे है, उसके मुताबिक फौज की मकबूलियत 88% है, सियासतदानों पर अवाम का एतमाद 39% है। अच्छा, अब फौज कोई सियासी पार्टी तो है नहीं, फौज एक इदारा है। उस इदारे पर अगर 88% लोग इस सर्वे के हिसाब से एतमाद कर रहे हैं या फेवरेट उसको करार दे रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ये इमरान खान की हार है। पीटीआई ने फौज को अवाम से दूर करने की कोशिश की, पीटीआई ने पाकिस्तान की अवाम को तैयार किया कि ब्रेन वॉश करके वो फौजियों के दफ्तरों पर, फौजियों के घरों पर हमला करें, लेकिन अवाम उनके झांसे में नहीं आई है। यह गैलप सर्वे बता रहा है कि इमरान खान हार गया और फौज जीत गई, क्योंकि फौज 88% फेमस है, मकबूल है, राइट। पर इसका दूसरा एंगल है, और दूसरा एंगल बहुत तकलीफदेह है, और इसका दूसरा एंगल यह है कि जो इतने सालों में सियासतदानों की मिट्टी पलीत नहीं हुई ना, वो इस एक इमरान खान ने की। इस इमरान खान ने बाकी सबको दीवार से चुनवाने के चक्कर में, बदला निकालने के चक्कर में सियासतदानों को कमजोर किया, पार्लियामेंट को कमजोर किया। और आज सियासतदान यहां पर हैं, वो सियासतदान जिन्होंने अवाम में जाना होता है, वो सियासतदान जो कि अवाम का दुख दर्द सुनते हैं, हल्के में रहना पड़ता है, उनकी मकबूलियत सिर्फ 39% है। इनमें कसूर इन्हीं सियासतदानों का है, इमरान खान जैसे सियासतदान, शहबाज शरीफ जैसे सियासतदान, जो जब हुकूमत में आते हैं तो सिर्फ इदारे को खुश करने के लिए आते हैं, अवाम को खुश करने के लिए नहीं आते। इसमें फौज का कसूर नहीं है, नहीं, मैं फौज को बिल्कुल इसके ऊपर इल्जाम नहीं दूंगी। फौज ने शहबाज शरीफ को कहा था क्या हो करो। अब ये जो नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, जो बाजवा और फैज माइनस हो गए, मिट्टी पाव पॉलिसी चली। ये क्यों चली है मिट्टी पाव पॉलिसी? क्योंकि इख्तिदार में आने के लिए मिट्टी पाव पॉलिसी चाहिए होती है, लेकिन क्योंकि वो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ अपना आप दिखाएगा। नवाज शरीफ के चैप्टर पे मैं आती हूं, पहले ये मकबूलियत का सुन लें। जो इमरान खान के लिए खुशी है ना, वो देख लें, हार तो गया इमरान खान, क्योंकि उसने कौम के दिल में जो फौज की नफरत डालने की कोशिश की थी ना, वो नफरत डली नहीं है। लेकिन जो खुशी की खबर है इमरान खान के लिए, जो कौमी यूथ खुश होना चाहते हैं ना, वो सुन लो, 60%। ये सियासतदानों में जितने सियासतदान हैं, उन सियासतदानों में सबसे ज्यादा मकबूलियत किसकी है? इमरान खान की। तो इमरान खान नंबर ले गया है सियासतदानों की इज्जत की लुटिया डबोने में। इमरान खान नंबर ले गया है कि अपनी पॉपुलैरिटी उसकी चाहे 60% हो, लेकिन उसने पार्लियामेंट और सियासतदानों को अपने दौर इख्तिदार में इतना कमजोर किया, इतना घुटनों पर लेकर के आया कि खुद तो वो 60% मकबूलियत पे खड़ा है, लेकिन बाकी सियासतदानों को, पूरी सियासत को गंदा करके 39% पर लेकर आ गया। तो इसलिए इमरान खान बाजी ले गया। जो कोई नहीं कर पाया वो इमरान खान ने कर दिखाया। मुबारक हो यूथियोज, आपको, कौमे यूथ आपको मुबारक हो। इमरान खान अडियाला में है, आपको मुबारक हो इमरान खान साहब। अब तो आपका वजन वैसे ही बढ़ जाएगा इसी खुशी से कि वाहिद सियासतदान, आपने नवाज शरीफ को पीछे छोड़ दिया, आपने शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ दिया, आपने मरियम को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, मजे की बात है, बिलावल का नाम ही नहीं है इस पूरे सर्वे में। मतलब बिलावल का नाम ही नहीं है पूरे सर्वे में। बिलावल की आलू छोले बेचना है, क्या करना है बिलावल ने? सुन ले जी, सियासतदानों में देखें तो इमरान खान की मकबूलियत 60% है। उनके बाद साद रिजवी और परवेज इलाही का नाम आता है, और दोनों की मकबूलियत 38% है। शाह महमूद कुरैशी 37%, यानी शाह महमूद कुरैशी नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर है। नवाज शरीफ की परसेंटेज कितनी है? 36% शहबाज शरीफ 35%, मरियम नवाज 30%, और वो शाहिद खाकान अब्बासी जिन्होंने अपनी पार्टी बनानी है, इलेक्शन लड़ना है। मैं तो कहती शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ ले,
मजा आएगा। हार जाएंगे शाहिद खकान अब्बासी। शाहिद खकान अब्बासी जो है वो 28% पर है, ये तो इनका हाल है। और पंजाब में देखें तो इमरान खान की मुस्बत मकबूलियत की सतह 58%, साद रिजवी 49%, परवेज लाई 49%, शाह महमूद कुरैशी 43%, शहबाज शरीफ 43%, नवाज शरीफ 41 पे, शाहिद खकान अब्बासी और दीगर 33% पे जो है वो मौजूद है। और बिलावल भुट्टो का नाम इस सर्वे में शामिल ही नहीं है। मतलब कि आप ये देखें कि सियासतदानों में इमरान खान सियासतदानों को, सियासत को कमजोर करके खुद नंबर ले गए। इनको कहते हैं कि गधों के बीच में अपने आप को घोड़ा साबित करना। भाईजान आप घोड़ों के बीच में अपने आप को घोड़ा साबित करते तो मैं आपको मानती हूं ना राम जय। चलो जी बस अब इडियाला एंजॉय करें। और जनाब जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनकी टिकट कट चुकी है। 21 अक्टूबर को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना है। 20 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इत्तेहाद एयरवेज के जरिए, जी हां, बरास्ता अबू धाबी पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनके प्लान के बारे में जो मजीद तफसीलात हैं वो मैं बिल्कुल आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ जो जरदारी साहब को बुलावा आया है उस बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर।